हेलो एवरीवन, उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका अपना प्यारा सा चैनल तनु क्लासेस में। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे मुख्य रूप से अर्थव्यवस्था का जो दूसरा चैप्टर है, राज्य में राष्ट्रीय आय, इसके इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। इसमें टोटल आपका क्वेश्चन रहेगा बच्चों 55 और एक ही सेशन, एक ही यानी कि पार्ट में हम लोग सारा क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर लेंगे। मैं सबसे पहले ये आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा बच्चों कि अगर आपने इस चैप्टर का थ्योरी एक्सप्लेनेशन को नहीं पढ़ा है, इसके कंसेप्ट को नहीं पढ़ा है, तो सबसे पहले चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए और जाकर के इसके सारे कंसेप्ट को अच्छी तरह से समझ लीजिए, ताकि जितने भी अभी प्रश्न आपके सामने आने वाले हैं वो प्रश्न आप आसानी से हल कर लेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न उन्हीं को लिया गया बच्चों जो आपका मुख्य रूप से बोर्ड परीक्षा में बार बार आया हुआ प्रश्न है और या फिर आने की संभावना है। ठीक है, एक एक करके प्रश्न आपका आता रहेगा। आपको लास्ट में जब आपका समाप्त होने वाला होगा बच्चों, वहाँ पर लास्ट में आपको बताना है कि आपका टोटल मार्क्स कितना आया है, ताकि हमको ये अनुमान लगा पाएंगे हम अपने से कि मेरे जो बच्चे किस प्रकार से पढ़ाई कर रहे हैं और किस प्रकार से वो आपका आंसर कर रहे हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होती है वो देश क्या कहलाता है? ये आपका 2017-2018 में प्रश्न पूछा हुआ है। तो जिस भी देश की राष्ट्रीय आय अधिक होगी बच्चों, वो कहलाता है आपका विकसित यानी कि डेवलप्ड कंट्री। डेवलप्ड कंट्री में कौन कौन हो जाएगा? जैसे आपका हो जाएगा अमेरिका, जापान, रसिया, चीन, ब्रिटेन, ये हो जाएगा आपका डेवलप कंट्री यानी विकसित। अविकसित में कौन हो जाएगा? अविकसित में आपका नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, उसके बाद श्रीलंका, ये सब आप हो जाएंगे अविकसित। भारत किस में है बच्चों? भारत में है, भारत है विकासशील के पथ पर, तो आपका हो जाएगा भारत विकासशील देश की श्रेणी में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा देश विकसित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है? यानी कि विकसित अर्थव्यवस्था डेवलप्ड इकोनॉमी का उदाहरण है। नेपाल, बांग्लादेश, ब्रिटेन, श्रीलंका। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा बच्चों ब्रिटेन। ये कैसा है? विकसित कंट्री की आपका कैटेगरी में आएगा। बाकी नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका क्या है? अविकसित। थर्ड नंबर का प्रश्न है, भूमि का पारिश्रमिक उसकी आय के रूप में क्या प्रकट करता है? मजदूरी को, लगान को, ब्याज को या फिर वेतन को? तो भूमि का जो पारिश्रमिक मिलता है किसान को बच्चों, वो मिलता है आपको लगान के रूप में। तो ऑप्शन आपका बी जो है सही हो जाएगा। मजदूरी का किसके रूप में मिलता है? तो मजदूरी का चाहे तो भोजन या फिर आपका क्या बच्चों मुद्रा के रूप में दिया जाता है ना। आगे है आपका प्रश्न, भारत में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की संख्या कितनी है? 26.8, 27.8, 28.8 या फिर आपका 29.8। तो मुख्य रूप से वर्तमान डाटा के अनुसार है बच्चों आपका 29.8। और ये किस में है? ये आपका दिया हुआ है करोड़ में। यानी कि भारत में 29.8 करोड़ लोग ऐसे हैं जो गरीबी रेखा से नीचे मतलब कि गुजर बसर कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, बिहार में कुल घरेलू उत्पाद, बिहार के बारे में पूछा रहा है बच्चों। बिहार में कुल घरेलू उत्पाद कितना प्रतिशत है? 8.03, 9.03, 11.03, 10.03। तो मुख्य रूप से बिहार का आपका है कुल घरेलू उत्पाद 11.03, यानी कि ऑप्शन आपका सी जो है 5वें नंबर के प्रश्न का सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन एक बीमारू राज्य नहीं है? ये आपका 2013, 2016, 2018। देखिए बच्चों, लगातार 2-3 साल के अंतर पर प्रश्न ये आपका आ रहा है, तो हो सकता है ये आपका प्रश्न आ जाए। तो इसमें पूछ रहा है कि बीमारू राज्य नहीं है। तो बीमारू राज्य के बारे में हम लोग जानते हैं बच्चों, फुल फॉर्म सबसे पहले याद रखेगा बीमारू, BIMARU। इसमें याद रखेगा BI से बिहार, MA से मध्य प्रदेश, R से राजस्थान और U से उड़ीसा हो जाएगा। अब यहाँ से बच्चों मुख्य रूप से आपको याद रखना है कि यहाँ पर कौन सा ऑप्शन नहीं है। देखिए बिहार तो आया ही आया, मध्य प्रदेश भी आ गया, उड़ीसा भी आ गया। अब यहाँ पर कौन सा नहीं आ रहा है? तो आपका आ रहा है कर्नाटक। कर्नाटक बीमारू राज्य के अंतर्गत नहीं आता है बच्चों, इसलिए आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? सी आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। ऊंची विकास दर से क्या होता है? तेजी से समृद्धि होती है, गरीबी दूर होती है, देश विकसित देश की श्रेणी में आ जाता है, ए और बी दोनों। तो यहाँ पर मुख्य रूप से इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा बच्चों? तो 7 नंबर का ऑप्शन आपका डी जो है सही हो जाएगा। जब भी ऊंचा विकास दर होगा बच्चों, यानी कि विकास दर कैसा होगा? ऊंचा होगा, तो सबसे पहले तेजी से तो समृद्धि आएगी ही आएगी, ऊपर से गरीबी भी क्या होने लगेगी? दूर होने लगेगी। जब ये दोनों होगा बच्चों, तो 100% देश किसकी तरफ जाएगा? देश जाएगा आपका विकसित देश की श्रेणी की तरफ। अगला प्रश्न है, बिहार की प्रति व्यक्ति आय देश भर में कैसी है? न्यूनतम, औसत से अधिक, अधिकतम, इनमें से कोई नहीं। तो बिहार एक बीमारू राज्य के अंतर्गत आता है बच्चों, इसलिए इसकी जो प्रति व्यक्ति आय बहुत ही न्यूनतम है, यानी कि भारत की औसत आयु के यानी कि आय के आधे से भी कम है। तो इसलिए ऑप्शन आपका ए जो है सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? ये 2014 में भी पूछा हुआ है, 2018 का सेकंड सिटिंग में भी पूछा हुआ है। पटना, गया, शिवहर या फिर आपका नालंदा। तो मुख्य रूप से बच्चों इसका ऑप्शन सही हो जाएगा ये ऑप्शन। और 100% ये आपका पटना तो आसानी से होगा ही होगा बच्चों। क्यों? क्योंकि मुख्य रूप से पटना क्या है बच्चों? आपका बिहार राज्य की राजधानी है। अब राजधानी है तो 100% यहाँ पर कौन से वर्ग के लोग रहेंगे? यानी कि जो आपका समृद्ध वर्ग के लोग हैं वही यहाँ पर रह रहे हैं, तो 100% उसका क्या होगा? प्रति व्यक्ति आय ज़्यादा ही ज़्यादा होगा। अब अगर आप लोग को समझना है कि प्रति व्यक्ति आय किसे कहते हैं, तो ये मैंने आपको चैप्टर में अच्छी तरह से पढ़ा दिया है, वहाँ जाकर के आप लोग देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, बिहार में सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य यानी कि जिला कौन सा है? वैशाली, शिवहर, सारण,
या पटना। तो 10 नंबर का ऑप्शन आपका हो जाएगा बच्चों शिवहर, ये आपका ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। आपको ये भी याद रखना है शिवहर जो है बच्चों बिहार का सबसे छोटा जिला है। कैसा है? एरिया यानी कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा है? आपका शिवहर। अगला प्रश्न है केंद्र सांख्यिकी संगठन के अनुसार बिहार की आय में वृद्धि कितना प्रतिशत हुई है? केंद्र सांख्यिकी संगठन यानी कि CSO सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, इसके आधार पर बिहार की आय में जो वृद्धि हुई है वो कितना प्रतिशत की? 11.03%, 10%, 8% या आपका 9%। तो मुख्य रूप से हुआ है बच्चों वृद्धि 11.03%, यानी कि ऑप्शन आपका ए जो है सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत में किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? यानी कि जो भारत में बताना आपको कि कौन सा राज्य है जिसका प्रति व्यक्ति आय क्या है सबसे अधिक है। यह आपका 2015 का सेकंड सीटिंग, 2021 में भी पूछा हुआ है फर्स्ट सीटिंग में। तो आपका ऑप्शन है कि बिहार, पंजाब, गोवा या हरियाणा। तो सबसे ज़्यादा जो आपका अधिक प्रति व्यक्ति वाला आपका राज्य है बच्चों वो है आपका गोवा, यानी ऑप्शन आपका सी जो है आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 2009-10 के अनुसार बिहार की प्रति व्यक्ति आय है 7,875 रुपये, 16,119 रुपये, 13,211 रुपये या आपका 15,254 रुपये। 2009-10 के अनुसार आपको बताना है। तो मुख्य रूप से आपका है बच्चों 16,119 रुपये, यानी 13 नंबर का आपका ऑप्शन आपका बी जो है सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है सन 2012-13 में भारत की औसत आय प्रति व्यक्ति थी 49,489 रुपये, 41,964, 59,822 या आपका 68,757 रुपये। तो आपका ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा? 68,757 रुपये आपका भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय थी कब? 2012-13 के अनुसार। अगला प्रश्न है 2008-9 के अनुसार भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय कितनी बताई गई थी? यानी अब 8-9 के बारे में पूछ रहा है, उससे पहले किसका था? आपका 12-13। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन है 22,553, 25,494, 6,610, 54,850। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन आपका हो जाएगा बी, यानी कि 25,494 रुपये। यह आपका 2014 में भी प्रश्न आपका आया हुआ है। भारत में सबसे कम आय वाला राज्य कौन सा है? 2018 का आपका आया हुआ प्रश्न बच्चों, सबसे कम आय वाला राज्य गोवा, महाराष्ट्र, बिहार, पंजाब। तो 100% इसका आंसर तो आप लोग आसानी से कर ही देंगे बच्चों, है ना, बिहार, क्योंकि ये किस कैटेगरी में आते हैं? ये आपका आता है बीमारू राज्य की कैटेगरी में, जिस कारण इसका प्रति व्यक्ति आय और इसका आय क्या है बच्चों सबसे कम है। बिहार की आय में सर्वाधिक योगदान किसका है? यानी कि जो बिहार की जो आय है बच्चों सबसे ज़्यादा जो योगदान है किसका है? औद्योगिक क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, सेवा क्षेत्र या इनमें से कोई नहीं। तो मुख्य रूप से योगदान जो है बच्चों उसका है आपका सेवा क्षेत्र का, यानी कि आपका सर्विस सेक्टर का। ऑप्शन आपका जो है सी सही हो जाएगा। अब इसमें आपको आप पूछेंगे कि कृषि, बिहार जो कृषि प्रधान है, कृषि प्रधान है बच्चों, लेकिन कृषि सही से उत्पादन नहीं हो पाती। क्यों? क्योंकि उत्तरी बिहार जो है आपका फुल्ली जो है बाढ़ से ग्रसित है और दक्षिणी बिहार जो है आपका सूखा से ग्रसित है। तो बाढ़ के कारण फसलें नष्ट हो जाती है और सूखा के कारण बारिश नहीं होती है, तो वहाँ पर भी फसलें नष्ट हो जाती है। इस प्रकार से कृषि से बच्चों जीवन यापन सही से चल नहीं पाती है। तो सर्विस सेक्टर यानी कि सेवा का ही क्षेत्र जो है बिहार राज्य की आय का सर्वाधिक योगदान देता है। अगला प्रश्न है 18वें नंबर का, बिहार राज्य में गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों की संख्या कितनी है? 41.4%, 54.4, 64.4 या आपका 70.4। तो इसमें इंपॉर्टेंट रूप से आप लोग को याद रखना है 41.4% लोग ऐसे हैं बच्चों बिहार का जो किस पर बसर कर रहे हैं? गरीबी रेखा से नीचे गुजर बसर कर रहे हैं। अगला प्रश्न है बिहार राज्य की कितनी प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर आधारित है? यानी कि बिहार के बारे में स्पेशली ज़्यादा प्रश्न है बच्चों और इंपॉर्टेंट रूप से आएगा ही आएगा। आप बिहार से आप रिलेटेड हैं, तो यानी कि बिहार राज्य जो है इसकी कितनी प्रतिशत जनसंख्या वो कृषि पर आधारित है? 80%, 86%, 70% या आपका 62%। तो मुख्य रूप से आपका है बच्चों आपका 86%, यानी 19 नंबर का आपका बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है एक देश इसलिए गरीब है क्योंकि वह गरीब है, किस अर्थशास्त्री का ये कथन है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जल्दी से आप लोग नोट डाउन कर लीजिए इसको। अगर आप लोग को मालूम है तो जल्दी से कमेंट कीजिए। कौन सा अर्थशास्त्री था जिन्होंने कहा था कि एक देश इसलिए गरीब है क्योंकि वह गरीब है? तो आपका कौन सा हो जाएगा? आपका रैगनर नरकस साहब ने कहा था, इसलिए आपका ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा? डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। सन 2012-13 में बिहार में प्रति व्यक्ति आय थी, यानी कि 12-13 के अनुसार पूछ रहा है बच्चों, 28,317, 26,455, 59,822 या आपका 68,757। तो मुख्य रूप से आपका कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? तो 21 नंबर का आपका हो जाएगा बच्चों 68,000। 21 नंबर का प्रश्न आपका भारत यहाँ पर हो जाएगा बच्चों, आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। और ये आपका प्रश्न जो पूछा गया बच्चों रिलेटेड, ये आपका बिहार कर दिया है। बिहार की जगह आपको करना है बच्चों भारत, क्योंकि बिहार का प्रति व्यक्ति आय कभी भी 68,000 पहुँचा ही नहीं है। तो कैसे यहाँ पर हो जाएगा? तो आपको बताना है, वहाँ पर क्वेश्चन होना चाहिए कि सन 2012-13 में भारत में प्रति व्यक्ति आय थी। ठीक है, इस प्रकार से होगा बच्चों। ठीक है, वहाँ पर मिसिंग हो गया है थोड़ा सा लिखने में। अगला प्रश्न है गरीबी के कुचक्र को किसने परिभाषित किया है? यानी कि जो गरीबी का कुचक्र है इसको परिभाषित करने वाला कौन है? रैगनर नरकस,
प्रोफेसर केंस साहब, प्रोफेसर फिशर साहब, या फिर आपका इनमें से कोई नहीं। तो मुख्य रूप से इसका आपका उल्लेख किया है बच्चों रैगनर नर्कस साहब, जो आपका एक बहुत ही बड़े अर्थशास्त्री हैं। अगला प्रश्न आपका 23 नंबर का, निम्न में से कौन सा भारतीय राज्य गरीबी के कुचक्र का शिकार है? केरल, कर्नाटक, बिहार, हरियाणा। ये आप तो आंख बंद करके मार देंगे बच्चों अपने राज्य को, बिहार को, है ना। अगला प्रश्न है, भारत में वित्तीय वर्ष होता है 2016, 19, 20। हर बार पूछा जाता है बच्चों, हर 1-2 साल के बाद। तो आप लोग को ये ध्यान रखना, ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आपका भारत का जो वित्तीय वर्ष होता है बच्चों 31 मतलब कि 1 अप्रैल से शुरू होती है, कितना से 1 अप्रैल से शुरू होती है और 31 मार्च तक चलती है। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? ऑप्शन जो है आपका सी जो है सही हो जाएगा, 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आय का सृजन होता है, यानी कि जो राष्ट्रीय आय होता है उसका सृजन होता है विनिमय द्वारा, उत्पादक क्रियाओं द्वारा, वितरण द्वारा, या आपका उपभोग द्वारा। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा बच्चों? उत्पादक क्रियाओं के द्वारा। तो ऑप्शन आपका जो है बी जो है सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आय निम्न में से किससे संबंधित है? उपभोग एवं जीवन स्तर में सुधार से, बेरोजगारी एवं गरीबी उन्मूलन से, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि से, या फिर आपका इनमें से सभी। तो यहाँ पर हो जाएगा बच्चों इनमें से सभी, यानी कि इन सारे चीज़ों के आधार पर क्या होगा बच्चों? राष्ट्रीय आय संबंधित है, राष्ट्रीय आय इन तीनों चीज़ों से संबंधित है। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना के अनुमानों को कितने वर्गों में बांटा गया है? 2, 3, 4 या आपका 5। तो मुख्य रूप से इसको बांटा गया बच्चों 2 वर्गों में बांटा गया है। तो 27 नंबर का आपका ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। राष्ट्रीय आय में सम्मिलित है 28 नंबर का प्रश्न है, घरेलू उद्योगों की आय से, विदेशों से प्राप्त आय, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो राष्ट्रीय आय में जो सम्मिलित है बच्चों मुख्य रूप से वो है ए और बी दोनों, यानी कि घरेलू और विदेशों से प्राप्त दोनों आय, ठीक है। 29 नंबर का प्रश्न है, राष्ट्रीय आय में वृद्धि होने से प्रति व्यक्ति आय में क्या होती है? कमी होती है, वृद्धि होती है, स्थिर होती है, संतुलन होती है? 100% है बच्चों, जब भी राष्ट्रीय आय में वृद्धि होगी तो 100% क्या होगी बच्चों? प्रति व्यक्ति आय में भी वृद्धि होगी, यानी कि ऑप्शन आपका बी आपका सही हो जाएगा। 30 नंबर का प्रश्न है, राष्ट्रीय आय का अर्थ है, ये आपका 2021 में प्रश्न पूछा हुआ है। जो राष्ट्रीय आय जो अर्थ होता है बच्चों उसका क्या? सरकार की आय, परिवार की आय, सार्वजनिक उपक्रमों की आय, या फिर आपका उत्पादक के साधनों की आय। तो आपका कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? उत्पादकों के साधनों की आय, यानी कि ऑप्शन आपका डी जो है सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, इससे पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहूँगा बच्चों, अगर आप लोग चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्त यार को एक बार शेयर भी कर दीजिए बच्चों धमाकेदार रूप से। लाइक तो 100% बनता ही बनता है, इतने आप लोग के लिए मेहनत कर रहे हैं हम लोग, और जो है इतने अच्छे अच्छे मटेरियल आप लोग के लिए लेकर के आए हैं। यहाँ से एक भी प्रश्न आपका बाहर नहीं आने वाला बच्चों। एक चैप्टर से, इकोनॉमिक्स का एक छोटा सा चैप्टर से 55 प्रश्नों को निकालना बहुत बड़ी बात है बच्चों, ठीक है। तो आप लोग मेहनत करते रहिए, बाकी हम लोगों का भी काम है आप लोगों को देना, और बाकी आप लोगों का काम है अच्छी तरह से मेहनत करना। एक स्मार्ट स्टडी के साथ पढ़ाई कीजिए, 100% आपको 90% मार्क्स से नीचे नहीं आने वाला, ठीक है। तो प्रश्न है बच्चों, भारत में जो राष्ट्रीय आय की गणना है कब प्रारंभ की गई थी? 1950, 51, 52 से, 53-54 या आपका 55-56। तो मुख्य रूप से आपका कौन सा वर्ष शुरू किया गया था बच्चों? 1951-52 से, यानी कि आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन जो है आपका बी जो है सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 32 नंबर का, कि राष्ट्रीय आय का जो सृजन होता है किसके द्वारा? उपभोग द्वारा। ये प्रश्न ऑलरेडी आपका आ गया था बच्चों, तो यहाँ पर हो जाएगा उत्पादक क्रियाओं के द्वारा, ऑप्शन आपका डी जो है सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान किसने लगाया था? यानी कि जो भारत के राष्ट्रीय आय का जो सर्वप्रथम अनुमान लगाने वाला व्यक्ति था वो कौन था? प्रोफेसर देशमुख साहब, जवाहरलाल नेहरू, प्रोफेसर महालनोबिस साहब, या फिर आपका दादा भाई नौरोजी। तो मुख्य रूप से इसका पता किया था बच्चों, आपका अनुमान लगाया था दादा भाई नौरोजी साहब ने। आप लोग बताइएगा कमेंट में उस समय इन्होंने कितना बताया था प्रति व्यक्ति आय, भारत के प्रति व्यक्ति आय कितना बताया था, ठीक है। जल्दी से कमेंट कीजिए। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आय समिति का गठन किस वर्ष हुआ था? तो राष्ट्रीय आय समिति का गठन जो हुआ था किस वर्ष? 1950, 1949, 1948 या फिर आपका 1960। तो मुख्य रूप से आपका इसका गठन हुआ था बच्चों 1949 में। ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा? बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना के लिए सर्वमान्य प्रणाली संस्था है, ये आपका 2021 का सेकंड सीटिंग में पूछा हुआ है। यानी कि जो भारत में राष्ट्रीय आय की जो गणना के लिए जो सर्वमान्य प्रमाणित संस्था है बच्चों वो कौन सी है? राष्ट्रीय विकास परिषद, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, नीति आयोग, इनमें से कोई नहीं। तो मुख्य रूप से इसके लिए जो मुख्य रूप से संस्था है बच्चों वो है आपका केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, यानी कि आपका CSO। ये आपका ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, आपका बी ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन यानी कि CSO की स्थापना की गई है 1951, 1950, 1969 या फिर इनमें से कोई नहीं। तो मुख्य रूप से इसकी स्थापना जो की गई थी बच्चों आपका 1951 में, ठीक है। अगला प्रश्न है, तीसा की भयानक आर्थिक मंदी की अवधि क्या थी? 1920 से 30, 1929 से 33, 1918 से 25 या फिर आपका 1998 से 2009। जो तीसा की जो भयानक आर्थिक मंदी थी बच्चों, इसका जो आपका मुख्य रूप से अवधि जो है वो आपका है 1929 से 1933। आप लोग किताबें पढ़ते होंगे 1929 की
भयानक आर्थिक मंदी, तो कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा 1900, ये आपका 1929 से 33, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दादा भाई नौरोजी ने अपनी पुस्तक में भारत की प्रति व्यक्ति वार्षिक आय सन 1868 में कितने होने का अनुमान लगाया था। मैं इससे पहले मैंने आपको क्वेश्चन ये पूछा भी था, तो जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये या फिर आपका 80 रुपये। तो कौन सा आपका ऑप्शन सही हो जाएगा बच्चों, मुख्य रूप से यहाँ पर हो जाएगा आपका 20 रुपये उन्होंने बताया था, तो ऑप्शन आपका हो जाएगा बी आपका सही हो जाएगा। किसने बताया था, ये बताया था आपका दादा भाई नौरोजी साहब ने। कब बताया था, 1868 में कहा था। ठीक है, चलें अगला प्रश्न करते हैं, दादा भाई नौरोजी ने सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया था। तो अभी जस्ट मैंने बताया था 1868 में, तो 1868 कहाँ पर है बच्चों, मुख्य रूप से यहाँ पर आपका ऑप्शन 39 नंबर का आपका 1866 है कि 1868 बच्चों, यहाँ पर आपका ऑप्शन जो है ये आपका ए आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 2013-14 में भारत की प्रति व्यक्ति आय औसत आय थी, यानी कि 2013-14 के अनुसार प्रति व्यक्ति आय पूछ रहा बच्चों, 91,964 रुपये, 49,489 रुपये, 80,388 या आपका 60,822 रुपये। तो मुख्य रूप से आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 40 नंबर का ऑप्शन आपका सी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया किन की रचना है। तो ये जो मुख्य रूप से रचना है बच्चों, ये आपका है दादा भाई नौरोजी साहब का। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। इसी में इन्होंने कहा था कि इन्होंने ही भारतीय प्रति व्यक्ति आय का अनुमान लगाया था, है ना, और बताया था कि भारत के प्रति व्यक्ति आय कितनी बताए थे इसने, 20 बताया था बच्चों। ठीक है, अगला प्रश्न है, तीसरा की भयानक जो आर्थिक मंदी से उबरने के लिए किसने सुझाव दिया था, प्रोफेसर केन्स, माल्थस या अमरसेन, दादा भाई नौरोजी। तो आपका 42 नंबर का प्रश्न सही हो जाएगा बच्चों, प्रोफेसर केन्स साहब ने दिया था, तो ऑप्शन आपका ए जो है सही हो जाएगा। आय तथा उपभोग का अंतर है, विनिमय कहलाता है, मुद्रा कहलाता है, बचत कहलाता है या फिर आपका इनमें से कोई नहीं। यानी कि जितना भी आपका इनकम है बच्चों, उससे जब आप उपभोग को घटा देते हैं, यानी कि जितना खर्च करते हैं उसको घटा देते हैं, तो क्या कहलाएगा वो, विनिमय, मुद्रा, बचत, इनमें से कोई नहीं, तो वो 100% कहलाएगा बचत। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा बच्चों, सी जो है सही हो जाएगा। यानी कि आपका इनकम है 10 रुपया, आपने खर्चा किया 7 रुपया, तो बचा कितना बच्चों, 3 रुपया, वो 3 रुपया क्या कहलाएगा, बचत कहलाएगा ना, तो ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। भारत की राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान किसने लगाया था। तो ये प्रश्न आपका ऑलरेडी प्रश्न पूछा हुआ भी है, ये आपका ऑलरेडी हम लोग ने सॉल्यूशन भी कर लिया, दादा भाई नौरोजी साहब ने। प्रति व्यक्ति आय द्वारा किसी देश की क्या पता किया जा सकता है, वार्षिक आय, आर्थिक संपन्नता, घरेलू उत्पाद या विकास का दर। तो ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा बच्चों, आर्थिक संपन्नता, यानी कि आपका बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इससे हम पता कर सकते हैं कि उस देश की आर्थिक संपन्नता किस प्रकार की है। नए आंकड़ों के अनुसार अमेरिका का प्रति व्यक्ति आय है $46,040, $42,740, $23,060 या $870। तो मुख्य रूप से वर्तमान आंकड़ा के अनुसार है बच्चों आपका $46,440, यानी कि आपका ऑप्शन ए जो है सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 47 नंबर का, जो 2021 में पूछा हुआ है, प्रति व्यक्ति का आशय है संपूर्ण आय, औसत आय, राष्ट्रीय आय या आपका सीमांत आय। तो आपका इससे संबंधित जो है बच्चों मुख्य रूप से ये आपका औसत आय होता है बच्चों। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ये बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 48 नंबर का, निम्नांकित में जो है बच्चों कौन जो है हमारे रहन सहन के स्तर को जो है प्रभावित करता है। यह 2021 का सेकंड सिटिंग में प्रश्न पूछा हुआ है, राजकीय आय, राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय या फिर आपका इनमें से कोई नहीं। तो मुख्य रूप से ये जो प्रभावित करती है बच्चों वो आपका है राष्ट्रीय आय, यानी कि ऑप्शन आपका बी जो है सही हो जाएगा। जल्द ही हमारा जो है ये सेशन आपका समाप्त होने वाला, 4-5 और प्रश्न बचा हुआ है बच्चों, है ना, जल्दी से आंसर कीजिए आप लोग। किसी राज्य के नागरिकों का जीवन स्तर निर्भर करता है शुद्ध जल घरेलू उत्पाद पर, सकल घरेलू राज्य उत्पाद पर, ए और बी दोनों, या फिर आपका इनमें से कोई नहीं। तो मुख्य रूप से आपका यहाँ पर होगा बच्चों सकल घरेलू उत्पाद, यानी कि सकल घरेलू राज्य उत्पाद, यानी ऑप्शन आपका बी जो है सही हो जाएगा। राष्ट्रीय आय जो है जाना जाता है उत्पादन गणना विधि से, आय गणना विधि से, व्यवसायिक गणना विधि से या फिर आपका उपरोक्त में से सभी के द्वारा। तो मुख्य रूप से इन सभी के द्वारा पता किया जाता है, तो ऑप्शन आपका जो है डी जो है सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्पादन एवं आय गणना विधि आर्थिक दृष्टिकोण से क्या है, सहज है, वैज्ञानिक है, व्यवहारिक है या फिर आपका उपयुक्त में से तीनों। तो मुख्य रूप से बच्चों ये आपका सहज भी है, वैज्ञानिक भी है और व्यवहारिक भी है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी जो है सही हो जाएगा। 52 नंबर का प्रश्न है, राष्ट्रीय आय की गणना की कितनी विधियाँ हैं, 4, 5, 3 या फिर आपका 7। तो मुख्य रूप से है बच्चों आपका 5,
तो ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा, बी आपका सही हो जाएगा। समावेशी आर्थिक विकास क्या है, संतुलित विकास, समाज के गरीब वर्ग का विकास, समाज के पिछड़े वर्ग का विकास, या फिर आपका इनमें से सभी। तो मुख्य रूप से जो है बच्चों समावेशी विकास का जो अर्थ होता है बच्चों, इसका जो मेन उद्देश्य है संतुलित विकास हो, समाज के सभी वर्ग का विकास हो, समाज के पिछड़े वर्ग का भी विकास हो, यानी कि आपका ऑप्शन आपका डी जो है सही हो जाएगा। सेकेंड लास्ट प्रश्न है आज के सेशन का, समाज के सभी वर्गों के जीवन स्तर के ऊंचा होने को क्या कहते हैं, आर्थिक विकास, आर्थिक वृद्धि, सतत विकास, या आपका समावेशी विकास। तो मुख्य रूप से बोला जाता है बच्चों समावेशी विकास। जस्ट अभी हम लोग ने इस प्रश्न को सॉल्यूशन किया था। लास्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय आय के सूचकांक में वृद्धि होने से लोगों के किस विकास में वृद्धि होगी, सामाजिक विकास में, या आपका आर्थिक विकास में, राजनीतिक विकास में, या आपका सांस्कृतिक विकास में। तो 100% जब भी राष्ट्रीय आय के सूचकांक में वृद्धि होगी बच्चों, तो वहाँ पर क्या होगा बच्चों, आर्थिक विकास में वृद्धि होगी, यानी ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आई थिंक आज का प्रश्न बहुत ही आसान लगा होगा आपको, और ज़्यादातर प्रश्न आपसे आसानी से बन गए होंगे, कहीं पर भी समस्या नहीं होगी, क्योंकि आपको मैंने पहले ही चैप्टर को अच्छी तरह से पढ़ा दिया था बच्चों। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अगर आप लोग चैनल में नए हैं बच्चों तो सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़, अपने दोस्त यार को एक बार अच्छी तरह से शेयर भी कर दीजिए, लाइक तो करना ही करना है। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।